जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और गुरु जी ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने सत्संग किया था शायद 4 या 5 तारीख की बात है, 5 जुलाई 5 अगस्त, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं बहुत रोया भी था, आंसू भी आए थे। और आज गुरु जी के संदेशों ने, गुरु जी के मैसेजेस ने कहीं ना कहीं स्थिति को बदल दिया है। बाकी मैंने कुछ सत्संग पहले भी शेयर करे हैं, उनके आगे से मैं इस सत्संग को शुरू करता हूँ। मैंने एक गुरु भाई के साथ में मिलके काम शुरू किया था और उस काम में मेरे लगभग 15.5 लाख रुपए लग चुके हैं। और जो गुरु भाई थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनके मन में चीटिंग आई और उन्होंने लॉसेस दिखाने शुरू करे। हिसाब किताब यानी कि जो सेल हो रही थी वो चाप की फैक्ट्री में, उसको दिखाना बंद कर दिया या गायब कर दिया, या बहुत फोर्स करने के बाद कुछ कुछ उन्होंने सेल शो करी। तो ये उनकी कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। जो शुरुआत हुई थी वो मटर के काम से हुई थी, वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करा, कुछ पैसा उन्होंने दिया और एक भरोसा उन्होंने बनाया और उस भरोसे के आधार पे हम आगे बढ़े। और फिर 1 मार्च से हमारा चाप का काम शुरू हुआ, जिसमें कि वो भी उनकी जल्दीबाजी से ही हुआ। और 20 मार्च को मेरे ख्याल से उन्होंने पहली बारी जो सेल थी वो लिखनी शुरू करी। कुछ सेल 4-5 दिन के लिए लिखी, कुछ सेल 10-15 दिन के लिए लिखी, और ऐसे ही वो गैप करते रहते थे। तो उनकी मंशा वही थी, लॉसेस दिखाने की। पैसा डूब गया और वो चीज कुछ टाइम बाद सामने भी आई। फिर अप्रैल का महीना था जब मैंने उनसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, अपनी LIC पे करनी है, भैया के पैसे रिटर्न करने हैं, ऐसे ऐसे करके लगभग 70-80 हज़ार रुपये मुझे चाहिए। तो वहां से उन्होंने जो भी तक बोला था, मैं आपके एक्सपेंसेस बियर करूंगा, आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी, उन्होंने दूसरे काम करने शुरू कर दिए। ये वो जगह थी जहाँ पे कि ये वो समय था जहाँ पर कि मुझे अब लोन भी मिलना बंद हो गया था, मेरी लिमिट पूरी हो चुकी थी। तो उनको और कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ अपने बारे में बातें बताई, तो मैं भी थोड़ा समझ गया था कि अब गेम कहीं और जा रहा है। तो ऐसे में मैं भी इच्छुक नहीं था और लोन लेने के लिए। घर का गोल्ड भी मैं गिरवी रखवा चुका हूँ। टोटल 15.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 2 कमेटियां हैं, 4 लाख दोस्तों से लिए हुए हैं, 2 लाख के लोन है। और तो ऐसे ही फिर ठीक है। तो अप्रैल की फिर जो किस्तें थी वो जून में आई। जून और जुलाई की किस्तें कहीं ना कहीं, ये अगस्त चल रहा है, अभी तक पेंडिंग है, और अगस्त का भी अभी तक एक भी पैसा नहीं आया। तो जो गुरु भाई थे उन्होंने जून के महीने में कहीं ना कहीं पहली बारी मुझे बोल दिया था कि अब आप जाओ यहाँ से, या उससे पहले ही बोल दिया कहीं ना कहीं फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। फिर मैंने बोला चलाते हैं, ठीक है, कहानी आगे बढ़ी। पर फिर उन्होंने मुझे को बोल दिया कि अब आप जाओ यहाँ से। फिर मैंने एक बात किसी शेयर करी और गुरु भाई से, तो उन्होंने कहा आप हिसाब किताब करो। तो उनको अभी तक पता ही नहीं था मैंने कितना पैसा दिया है, सच तो ये है, और उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे कितना पैसा दिया है। मतलब लूटने की पूरी मंशा थी उनकी, तो इस वजह से उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसको। जो जनवरी में, फरवरी में मैंने मेहनत करी उनकी सप्लाई के काम में, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। चलिए ठीक है। तो चला 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 ये जून में उन्होंने मुझे पहली बारी बोला, 20 तारीख के बाद उन्होंने शायद मुझे दूसरी बारी भी बोला, और जुलाई में तीसरी बारी बोला। इस बीच में क्या कहते हैं, कहानी आगे बढ़ी और प्रेशर 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 पैसे देने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो रखा था मेरे ऊपर। लकीली मेरी बहन ने
जो यूएस में है, उन्होंने कुछ पैसे भिजवाए मेरे बेटे के एडमिशन के लिए। मैंने ज़्यादा पैसे मंगवा लिए। तो उससे जिस तरीके से ये था, मई का जून का हिसाब किताब चल गया, पर जुलाई का भी पेंडिंग है, अगस्त का भी पेंडिंग है, और उनके हिसाब से जून का भी अभी भी पेंडिंग है, जो मेरे गुरु भाई हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, फिर चीजें बहुत खराब हुई। इस बीच में मैंने भी थोड़ा गुस्सा भी किया, और करते करते मैंने एक बार उनको वार्निंग भी दे दी। ये शायद 10 या 11 जुलाई की बात थी, जब वो कहते कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, आप एक और काम शुरू करो। यानी कि मैंने उनको एक काम जमा के दे दिया। अब वो मुझे कहते हैं कि आप एक काम और शुरू करो, अब वो चाउमीन का हो या जो भी हो, इन्वेस्ट मैं करूंगा, मतलब 2-3 लाख जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो सबसे मजेदार बात है कि काम हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था, जो चाप का था, इसमें मार्केटिंग सारे का सारा मेरा था। इन भाई साहब ने फैक्ट्री में बैठ के प्रोसेस दिखाने का काम किया, और जब माल भी कभी खराब बनता था तो ये मेरे आगे रोते थे, तो मैं फैक्ट्री भी देखता था। और मेरी पीठ पीछे इन्होंने सभी लेबर पे बता रखा था कि मैं काम करता हूँ यहाँ पे। और जो हमारे गुरु भाई लोग थे, वो भी जब फैक्ट्री में आए तो उनसे भी जो पता लगा, यही पता लगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, नौकर। और जो उनका ट्रीट करने का तरीका था, यानी कि जो बहुत बदतमीजी भरा था, तो वो भी उनको यही दर्शा रहा था कि जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो ठीक है, ये सब कहानी चलती रही। मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गुड फेथ में, या चीजें क्या कहते हैं अपने, आई डोंट नो किस चीज में मैं लगा हुआ था, पर मैं कहीं ना कहीं उनको हल्के हल्के समझा देता था, तमीज से बात करो, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। ठीक है, उनकी आदत थी सारी गलतियां मेरे ऊपर मढ़ना, या फिर लॉस 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 बार बार बोलना, चलता रहा। तो फिर करते करते 16 जुलाई को मैंने एक और गुरु परिवार था, अंकल आंटी, उनको बीच में बिठाया। पर फिर पता लगा तो वो उन्हीं के सपोर्ट में थे, कहीं ना कहीं उनकी बातों से पता लग गया। और ठीक है, उन्होंने कुछ बातें भी बोली कि भाई जो राजीव अंकल थे, राजीव भारती अंकल, उनको क्या कहते हैं, तरुण अंकल का क्या कहते हैं, कॉल करना पसंद नहीं था, उनको कॉल नहीं करते थे वो। रीजन भी कि उनकी हर कॉल पे वो अलग अलग स्टेटमेंट देते थे। तो आंटी थी, उन्होंने कहा कि तरुण अंकल झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। फिर यही तारीख थी 16 जुलाई। इसी दिन 3 लड़के हमारी, जो एक गाड़ी थी खड़ी हुई फैक्ट्री में, वैगनार सीएनजी, वो लेके भाग गए। क्योंकि जो गुरु भाई थे, जो पार्टनर थे, उन्होंने सभी की सैलरियां रोकी हुई थी, सभी को रुला रखा था बुरी तरीके से पैसों के पीछे। ठीक है, वो लड़के भाग गए। फिर पुलिस में जाने से भी ये डरते थे बहुत, जैसे तैसे थाने पहुंच गए, पर पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी। फिर कहानी आगे बढ़ी, फिर उनके पिताजी, लड़कों के पिताजी से बात हुई। करते 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 वो 20 जुलाई को यहाँ पे लड़के वापस आए, और इस दौरान क्योंकि फैक्ट्री में वही मेन लड़के थे जो भाग गए, तो 17 जुलाई को, 16 को भाग गए, 17 जुलाई को मैं फिर से एक बारी फैक्ट्री में उतरा। ये पहली बारी नहीं था, इससे पहले भी फैक्ट्री में कई बारी मैं उतर चुका हूँ। और चाप बनाई, 2 कट्टे बने। फिर मेरे ख्याल से 17 के बाद 18 को 3 या 4 कट्टे बने। फिर 19 को 6 कट्टे बने। 20 को फिर नए लड़के आए, और वो जो भाग के आए थे, गाड़ी लेके आए थे वापस, वो भी आ गए, और कहीं ना कहीं बड़ी अकड़ में थे अपने। तो ये अच्छी बात है। तो जो गुरु भाई थे, उनकी प्लानिंग तो यही थी कि इनसे काम करवाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो अपनी मंशा कभी भी सामने जाहिर नहीं करते थे। एक जोर वाला उनका हिसाब किताब है, सामने कुछ और पीछे पीछे कुछ। ठीक है जी। फिर 21 जुलाई आई, उस दिन गुरु पूर्णिमा भी थी। और उसी दिन क्या कहते हैं, जो एक लड़का था, मेन लड़का जो गुरु था तीनों में, वो उसके पिताजी भी वहां पे आए। और फिर 22 तारीख को
तरुण अंकल जो थे वो बार बार उनके पिताजी को बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर वो शाम तक नहीं आए, शाम तक नहीं आए। और उन्होंने कहा कि अर्ली मॉर्निंग उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, पैरालिसिस था, चलने लग गए थे थोड़ा बहुत, तो वो छत पे चले गए, बारिश हो रही थी और फिसल गए, और सर इतनी तेज फिसल गई कि सर के पीछे उनके छेद भी हो गया। खैर जो भी था, वो हॉस्पिटल वगैरह में बिजी थे, पर वो पता नहीं क्यों बार बार झूठ बोले रहा थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फाइनली 4 या 5 बजे करीब ये क्लियर हो गया कि वो नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा कि डील करो। तो फिर मैंने डील करा, तो उन लड़कों को कोई पैसे नहीं देने की बात हुई। जब उनके पिताजी को उनके बारे में सच बताया तो चलो जी ठीक है, पर मुझे ये अंदेशा नहीं था कि जो तरुण अंकल हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोकना चाहते थे, जो लोगों से काम करवाना चाहते थे। ठीक है, फिर बिना पैसों के वो चले गए। 23 जुलाई आई, फिर ये 22 जुलाई की थी, फिर 23 जुलाई को 6 कट्टे बने। फिर 24 जुलाई को मेरी उस दिन छुट्टी हुई, कोई काम नहीं हुआ फैक्ट्री में, के माल रखा हुआ था कहीं ना कहीं, तो रेस्ट हुआ। और रेस्ट में कहीं ना कहीं मेरी तबीयत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खराब हुई, एक्सट्रीम। चलो जी, अब तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और शरीर कमजोर हो चुका था, बिल्कुल चलने फिरने की हालत नहीं थी। तो इसी दौरान मैंने कहीं ना कहीं, एक और अंकल थे उनसे बात करी, एक अपने स्कूल का दोस्त था अंकुर, उससे बात करी। तो ठीक है, डिस्कशन चल रहा था। जो मेरा दोस्त था उसने साफ साफ कहा कि भाई आपने क्या कहते हैं अपने हाथ पैर ही काट लिए हैं। ठीक है, फिर 26 तारीख आई, 26 जुलाई। ये वो दिन था जिस दिन मैं और मेरा बेटा मॉर्निंग में जब छोड़ने जा रहा था तो फिसल गए। मेरा बेटा मेरी गोदी से छूट गया, जो 3.5 पौने 4 साल का, अक्टूबर में 4 साल का होगा, और सर उसका सीधे जाके जमीन पे लगा। फिर दिन के टाइम में, शाम के टाइम, बैटरी की स्कूटी रखी हुई थी घर में, वो उसके पैर की उंगली पे गिर गई, जो कि बहुत भारी थी। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया, पॉजिटिव मैसेज कि तेरे बच्चे के कष्ट काट रहा हूँ। ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे आप मेरे साथ बने हुए हैं, ऐसे आप सभी संगत परिवार के साथ बने रहें, और इस तरीके से आप हमारा ख्याल रखते हैं, आप अपना भी ख्याल रखें। जय गुरुजी। फिर ठीक है, ये सब बातें हुई। 26 तारीख से फिर हिसाब, मतलब ये बात हो चुकी थी कि अब अंकुर आके बैठेगा। 26 तारीख से हिसाब किताब होना शुरू हुआ, और 27 तारीख से हिसाब किताब शुरू हुआ। और ये यही वो दिन था कहीं ना कहीं कि ये जो मेरे पार्टनर हैं, इनके एक दोस्त के घर उजड़ने का बारी आई। दिल्ली में भी कुछ चल रहा था, सरकार क्या कहते हैं, जिन्होंने डेयरियां बनवाई थी, उनकी, जिन्होंने डेयरियों की जगह घर बनवा ली, उनको हटवाने की बात हो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया, पर ये बंदा जो मेरा पार्टनर है बहुत हंस रहा था, जबकि वो इनका दोस्त कि अच्छा हुआ, ये हो गया, 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसे वैसे। ठीक है, अगला दिन भी आया, पर अब बंदा सतर्क हो गया था, वो मुझे हिसाब किताब नहीं करने दे रहा था, बातों में उलझाए हुए था, और मैं भी शायद बेवकूफ कह लीजिए। तो ठीक है, अगले दिन भी बंदे का हंसना जारी रहा। फिर आई 29 जुलाई। तो जो 29 जुलाई थी, इस दिन वो मुझे अपने साथ लेके गए होटल दिखाने के लिए, ओयो का, जिसके लिए मैंने कहीं ना कहीं रास्ते में उनको मना कर दिया। एक बारी पहले भी उन्होंने पूछा था, तब भी मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं इस काम में नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, होटल में लगाने को पैसा है, पर जो पैसा पेंडिंग है, जो मार्केट की देनदारी है, वो देने के लिए नहीं है। ठीक है, फिर ये इस दिन भी मैंने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, थोड़ा सा
ऊंची आवाज में बोला, बात करी। मैं बताना चाहूंगा संगत जी, अभी सुबह के 3:07 हो रहे हैं और आज 19 तारीख है, 19 अगस्त। फिर 30 जुलाई आई, पेमेंट अभी भी रुकी हुई थी। फिर अंकुर से बात हुई, उसने कहा फ्राइडे को वो आएगा। फिर 31 जुलाई को क्या कहते हैं, मेरा क्या कहते हैं LIC का लास्ट डे था, तो मुझे कुछ पॉलिसीज, कुछ बिजनेस देना था। फिर मेरी गुरुजी ने सेवा भी लगवाई हुई थी, तो LIC के काम की वजह से कहीं ना कहीं वो सेवा भी छूट गई। और बाद में गुरुजी का मैसेज भी आया, पॉजिटिव मैसेज आया, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ जान के, जो मुझे समझ में आया, गुरुजी ने मेरी वो सेवा छुड़वाई थी। ठीक है, 1 अगस्त आया और इस दिन शाम होते होते पैसों का चक्कर में मैंने बहुत बुरी तरीके से अगले बंदे से बात करी, बोल दिया उसको। मैंने कहा भाई तेरी खाल उतरवा दूंगा मैं, मेरा गोल्ड रखा हुआ है घर का। ठीक है, फिर उसने बातें घुमा फिरा के, कहते हैं मैं कहीं ना कहीं उसके घर जाने का प्लान कर रहा था, तो वो कैंसिल हो गया। चलो ठीक है। फिर 2 तारीख, इस दिन मेरे दोस्त ने आना था फैक्ट्री में। जो तरुण है उसने मॉर्निंग से ही मुझे प्रोवोक करना शुरू करा, और एक्सट्रीम प्रोवोक करा 2 स्टाफ के सामने, तू तड़ाक, बदतमीजी, गंदी भाषा में, कि जा तेरे पैसे नहीं मिल सकते तुझे, कुछ इस तरीके से जोर जोर की। मैंने उस बंदे की गर्दन पकड़ ली कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए, बहुत तेज, छोड़ दी थी। उसके बाद वो पूरे दिन भर मुझे प्रोवोक करता रहा, पर चूंकि स्टाफ नहीं था तो इसलिए मैंने उस पे ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। फिर बाद में उसने मुझे दिखाया भी, ओ माय गॉड मूवी में परेश रावल और वो पंडित जी वाला कोर्ट का सीन, जहाँ पंडित जी को उसका गर्दन पकड़ लेते हैं परेश रावल की। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये पंडित जी ने नहीं किया है, परेश रावल ने करवाया है, वो ये चाहता था, तो इसी तरीके से आपने भी ये चाहा था, इसलिए ये हुआ है। ठीक है जी, कहानी आगे बढ़ रही थी। फिर अंकुर आया और वो बंदे ने बात हिसाब किताब पर लाने ही नहीं दी, कंप्यूटर खोलने ही नहीं दिया। फिर सेटलमेंट पे बात आ गई, फिर खर्चे जो थे 50-50 पे आ गए, जो अभी अगस्त के आते आते ₹1,00,000 महीने के हैं। और फिर मैंने जो पिछले महीने के पेंडिंग की भी बात करी, तो उसने 10 तारीख तक का समय मांग लिया 10 तारीख तक का, 10 अगस्त तक का। जून जुलाई तो पेंडिंग चल ही रहा है। ठीक है जी। फिर 3 अगस्त आया, अब फैक्ट्री, हमारे पास लेबर थी, और ये ठेके वाली लेबर थी, महंगी वाली लेबर। तो 3 तारीख को कोई काम नहीं हुआ, बिकॉज माल रखा हुआ था, और जो माल रखा हुआ था वो भी कहीं ना कहीं वापस आ रहा था। फिर रोहित को लेके गया न्यू पार्टी से मिलने के लिए, फिर कुछ ओल्ड कॉन्टैक्ट ढूंढे, सुल्तान डेयरी पर जाके मिला, और मुझे पता नहीं पर तरुण अंकल ने मुझे उसके साथ घूमने नहीं दिया। है बहुत शातिर बंदा है, बहुत दिमागदार बंदा है, पर उल्टी जगह अपना ही दिमाग चलाता है, तो उसने मुझे फिर घूमने नहीं दिया। फिर मैं आ गया, कहता भाई ये 2-3 जगह चले जाओ, बहुत है। ठीक है, फिर 4 तारीख आई, इस दिन 7 कट्टे बने, और जो तरुण अंकल पता नहीं, उन्होंने क्या कहते हैं, मेरी जो पेमेंट देनी थी वो नहीं दी। मेरी EMI जो पिछले महीने भी रिजेक्ट हुई थी, इस महीने भी रिजेक्ट हुई। मतलब बंदा जो है उसका सिविल खराब हो रखा है, वो मेरा भी सिविल अब खराब करने पे तुला हुआ है। फिर मेरे कजन से मेरी बात हुई, तो उसने कहा लॉयर से बात करो। फिर विकास जो मेरा एक दोस्त है, उससे भी बात हुई, और इसी दिन मैं कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे मैदा सप्लाई करता है गुज्जर, उससे भी बात करी।
पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्या कहते हैं, जो तरुण अंकल है उन्होंने बात घुमा फिरा के उस बंदे को अपने साइड ले लिया। ठीक है, फिर जो मेरे कमेटी वाले हैं उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने कहा तो भाई नंगा बंदा है। फिर एडवोकेट लोगों से भी मेरी बात हुई, तो ठीक है, चलता रहा, कहानी आगे बढ़ती रही। फिर 5 तारीख आई और ये वो दिन था जब तरुण अंकल ने मेरा खूब मजाक करा, खूब स्टाफ के सामने। चलो अच्छी बात है, खुश था, ठीक है, मजाक ही सही, पर जो भी था बड़ा खुश था। फिर 6 अगस्त से जो मेरी आंटी है उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करा और इस दिन शाम को मैं मालवीय नगर थाने भी गया। वहाँ पे भी मेरे 1.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो बहुत जगह मेरे पैसे अटके हुए हैं। फिर 7 अगस्त आया तो मेरी वाइफ थी, उनका सेकेंड डे था और इस दिन जब नीलम जो मेरी वाइफ है उन्होंने देखा कि बंदा थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उन्होंने अपने भैया का एग्जाम्पल दिया जो वहाँ के गुंडे बदमाश रामपुर के डॉन कह लीजिए रह चुके हैं, या अभी भी तब है तो नहीं, अब तो शादीशुदा है, पर वो लिंक उनके हैं अभी भी सारे के सारे। तो जब ये सब बात बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे भैया हैं, उनका ये भी है, उनका वो भी है, ऐसा वैसा, तो अगला बंदा सेट हो गया। फिर कुछ नई मार्केट लेके आया था, बहुत अच्छी बात है। और फिर इसी दिन रात को परवीन भैया जो नीलम के मेरी आंटी के ब्रदर हैं उनसे बात हुई और उनको बड़ा अच्छा लगा, हम दोनों साथ मिलके बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो ईस्ट और वेस्ट का रिलेशन है। हम पिछले 6 सालों में शायद कभी किसी जगह पे एक जगह आ ही नहीं सके। उनको सिर्फ मुझे दबाना आता है, मेरे साथ बदतमीजी करनी आती है। सेम यही चीज मेरे बच्चे के सामने चीखना चिल्लाना, उसको भी दबाना। चलो, अभी हाल फिलहाल में चीजें देखो बदली हैं, गुरु जी की कृपा हो रही है। फिर 7 तारीख, फिर 8 तारीख को नजफगढ़ की डिलीवरी हुई और 7 तारीख को ही मैं नई पार्टियां लेकर आया था नजफगढ़ से। और जब डिलीवरी कर रहा था तो थकान इतनी ज्यादा थी कि मैं स्कूटी चलाते चलाते सो गया। ठीक है, फिर इसी दिन मैं नजफगढ़ से आगे बहादुरगढ़ भी होके आया, वहाँ की मंडी से भी सप्लाई लेके आया, नया ऑर्डर लेके आया। और 9 तारीख को फिर बहादुरगढ़ जो था वहाँ की डिलीवरी करी। और इस दिन फिर बाइक से एक्सीडेंट भी हो गया, जो स्कूटी थी मेरे अंगूठे पे चोट भी लगी और स्कूटी जो थी वो मड में बहुत कीचड़ वाली मिट्टी में फंस भी गई। और जब मैंने कहा भगवान मदद करो, तो उसी टाइम एक बाइक वाले भाई साहब रुके और उतर के आए, चप्पल उतारे, उस कीचड़ में कूदे जो कि आधे आधे फुट की थी और मेरी स्कूटी बाहर निकलवाई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से वैसा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से वैसा। फिर ठीक है, 9 तारीख को कहीं ना कहीं बात हो गई थी नीलम की तरुण अंकल से, नीलम मेरी आंटी की, कि भाई भैया को बुला लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी ऐसे बंदे को बुला लो जहाँ पे कि मैं जो हूँ उनकी मान लो। ठीक है जी। फिर 10 तारीख आई और इस दिन भी मॉर्निंग की सब 2 पार्टियां चली गई बहादुरगढ़ की, और आते हुए कहीं ना कहीं लंगर प्रसाद की व्यवस्था हो रखी थी, भूख लग रही थी तो खाने को मिल गया प्रसादा। और फिर जो प्रवीण भैया थे वो और उनके साथ में 4-5 लड़के और आए और मेरी इस टाइम तक तबीयत खराब हो चुकी, बहुत ज्यादा पतला हो गया था मैं और मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी, शेक।
because too much pressure, too much exertion. चलिए, सब गुरु जी की कृपा थी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं दूंगा और आखिरी सांस तक गुरु जी के रास्ते पर ही चलूंगा। ठीक है। फिर बातचीत हुई और कहीं ना कहीं जो परवीन भैया थे उन्होंने एक मिडिल वाला रास्ता अपनाया, इधर के भी और उधर के भी, और करके सेटलमेंट 12.5 लाख का है। यानी मेरी जो अब देनदारी है वो 17 लाख पे पहुंच चुकी है। वो 12.5 लाख का सेटलमेंट हुआ। फिर 11 तारीख आई, 11 अगस्त, और रामपुर वाली टीम दोबारा आई। इस दिन एक और अंकल आंटी आए जिनको मैं पहले बुला चुका था, और एक और शिखा जो फैक्ट्री में वर्कर थी, जिसके 21,000 रुपए देने हैं, 20,000 रुपए जिससे फैक्ट्री में लगाने को ले लिए तरुण अंकल ने, वो उनके फेवर में खड़ी हुई। मतलब वो बंदा इतना शातिर है। फिर जब उनको पता लगा भी रामपुर से आया और हिसाब टेढ़ा हो रखा है, तो फिर दोनों ने कहीं ना कहीं बोला, दोनों आंटी ने, कि भाई बच्चे बुला रहे, संडे है ये है। फिर इस दिन जो है सेटलमेंट 6 लाख पर आ गया। तो यानी कैलकुलेशन करी और दिखाया लॉस है कहाँ। और दूसरी चीज ये है कि भैया तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा। तो वो बंदा कहीं ना कहीं गिर गया, फंस गया। चलो जी ठीक है। फिर इसी दिन शाम को जब ये सारा का सारा सीन चल रहा था, तो जो तरुण अंकल है उनके दोस्त सुरेंद्र का जो कि गुज्जर है, उसका फोन आया कि भाई मैं मिलूंगा। मैंने बोला भी आज, तो उसने मना कर दिया। ठीक है जी। फिर कहानी आगे बढ़ी। अगले दिन उसका फिर कॉल आया। फिर मैंने उसकी कहीं ना कहीं बात कराई मेरे दोस्त से, जो विकास, जो कि गुज्जर है। और 11 तारीख की रात को मैंने कहीं ना कहीं, या 13 तारीख की रात, मैंने जो जावेद हैं भाई, जो कमेटी वाले हैं मेरे, उनसे मैंने कॉल भी करवा दिया था तरुण अंकल को। फिर ठीक है, फिर सुरेंद्र को कॉल आया। फैक्ट्री खाली हो चुकी थी, लेबर जा चुकी थी। तो नीलम ने, मेरी आंटी ने मुझे मना कर दिया, फैक्ट्री नहीं जाना। फिर मैंने अपने दोस्त से बात करी उसे बुलाने के लिए, तो वो भी आने को तैयार था। बाइक वो बुक कर चुका था, ओला उबर। और फिर जब उसको मैंने बताया कि ऐसे करके आंटी मना करी, तो उसने कहा जब भाभी मना कर रही है तो मत जा। चलो ठीक है, मेरे लिए तो अच्छी बात है, एक दिन रेस्ट का। और मैं तो सुबह 8 बजे 9 बजे अपने टाइम पे फैक्ट्री जाने को तैयार था। तो ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें समझ में आई है लाइफ की, कि फ्री का ज्ञान मत बांटो और घर वालों की सुनो, घर वालों की मानो। चलिए ठीक है। फिर एक और दिन रेस्ट का गया। फिर 13 जुलाई आई, 13 अगस्त आया, और मेरी जो सिस्टर जो यूएस में है, उनसे मैटर डिस्कस हुआ। उनका कॉल आया, नीलम ने, मेरी आंटी ने उनको बता दिया। तो पहले तो बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हें पहले बाहर वालों को बता रहा था, पहले घर वालों को बताना चाहिए। फिर उनके एक दोस्त से बात हुई, फिर उनके एक और लॉयर दोस्त से बात हुई। फिर इस दिन मैं मम्मी से मिलने गया। मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ और मम्मी साकेत करीब 27-28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अपने बेटे को मैं स्कूल से लेके गया, और 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस भी हुआ होगा, 5 किलोमीटर का मुश्किल से। मेरा बेटा सो गया। फिर फाइनली जैसे तैसे उसको अपनी थाइस पे उसका सर रख के स्कूटी में चला रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। फिर मुझे लगा कि वो और ज्यादा ढीला पड़ गया है। लकीली वो एक टांग पे अपना खड़ा हुआ था, दिखाए हुए थी उसने। फिर मैंने बेल्ट निकाली, बेल्ट को उसकी छाती से हाथों के अंदर से लेते हुए अपनी जीन्स में उसको फंसाया बेल्ट को। फिर जैसे तैसे बच्चा घर तक पहुंच गया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चीज दूसरी बारी हुई है और दोनों बारी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और सुरक्षित बच्चा घर पहुंचा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना हाथ, अपना साथ, अपना प्यार सब ऐसे ही बनाए रखना अपनी सभी संगत पे। जय गुरु जी। फिर इस दिन मम्मी को बताया, मम्मी ने वही कहा कि तू अंधविश्वास करता है, हिसाब किताब के लिए तुझे बोला था। फिर लॉयर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई एक डॉक्यूमेंट तैयार करो। चलो, फिर मम्मी ने जो तरुण अंकल है उनसे बात करी, मेरे पार्टनर से, और अगले दिन फिर मिलने की बात हुई 14 तारीख को, 14 अगस्त को। फिर उस दिन मिले और ठीक है, जो भी था जैसा भी था, मम्मी ने अपने पोलाइट तरीके से समझाया और कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि माँ क्या होती है और माँ का दिल दुखाया जाए तो क्या हो सकता है। जिस तरीके से मम्मी ने बताया और एक हल्का सा हिंट भी दे दिया कि भाई फिर डीएसपी या कहीं पे डीसीपी ऐसे कुछ कांटेक्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। फिर जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने 5 दिन मांगे, यानी 20 तारीख को हमको मिलना है। और इस दिन मेरा फोन भी खराब हो गया तो फोन भी रिपेयर कर दिया। 15 की छुट्टी थी, 16 को फोन मिला और वो मिला भी तो फिर वो कहीं ना कहीं अभी भी खराब ही था, ऑटो क्लिक कर रहा था वो। इसी दिन लैपटॉप भी खराब हो गया, चार्जर उसका खराब हो गया। और इस दिन कहीं ना कहीं जो मेरी आंटी थी वो अपने घर जाने वाली थी रक्षाबंधन के लिए, तो नहीं जा पाए। मेरे बेटे को फीवर हो गया। फिर 17 तारीख को मेरे बेटे ने वॉमिट करी और चीजें कुछ बदली, उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। और फिर कहीं ना कहीं नीलम जो थी यूट्यूब पे या शायद इंस्टा पे कुछ देख रही थी, तो उस पर एक टोटका बताया बुखार उतारने का। गुरुजी ने दिखवाया होगा। बर्फ को, बर्फ के जो आइस क्यूब्स होते हैं उनको गर्म तवे पर जलाओ और उसके ऊपर से चाय पत्ती डालो, आधे घंटे में फर्क आएगा। और आधा घंटा तो क्या, मुश्किल से 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि बेटा बैठकर खेलने लग गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर इस दिन मोबाइल दोबारा रिपेयर के लिए दिया, फिर रात में दोबारा लेके भी आया और पैकिंग भी करी। फिर बेटी की तबीयत ठीक हो गई थी और मैं भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पा रहा था जो लिखना था। फिर गुरु जी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आने में लगे हुए थे, पर गुरु जी ये भी कहते सच शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और जो मैंने रिकॉर्डिंग 4 तारीख को करी थी, 5 तारीख को अगस्त को, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी पूरा का पूरा सत्संग इकट्ठा एक बारी में हो रहा है। कैसी आपकी इच्छा गुरु जी। और शायद गुरु जी का विश्वास है, गुरु जी का भरोसा है, जिसकी वजह से मैं सत्संग को इतने अच्छे से कर पा रहा हूँ। अन्यथा 5 तारीख को मैं कहीं ना कहीं बहुत ही सेंटिमेंटल था, बहुत ही आंसू आ रहे थे, ये आ रहे थे, वो आ रहे थे। पर अब गुरु जी के मैसेजेस ने मुझे बहुत बहुत मजबूत बना दिया। गुरु जी तो कह रहे हैं कि तुझे तेरा घर भी दिलवाऊंगा 18 तारीख को, अगले महीने। पता नहीं क्या कैसे चमत्कार कर रहे हैं गुरु जी, कोई जाने। पर गुरु जी भी कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तेरे मेरे से बहुत खुश हैं। और भी बहुत सी चीजें बोल रहे हैं गुरु जी। बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि तेरे बच्चे का भविष्य मेरे हाथ में है। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। और वो बच्चा तो गुरु जी का ही है, गुरु जी की ही देन है, ये आप भी जानते हैं सब बच्चे। ठीक है। फिर कल यानी कि 18 तारीख को सुबह सुबह जो था वो आनंद विहार उतारा, वहां से वो एसी बस में चले गए। फिर मैं वहां से नोएडा आ गया अपने भैया के यहाँ पे। दिन भर मूवीज देखने में लगा हुआ था, नींद तो आई नहीं। अब फिर गुरु जी के मैसेजेस जो थे वो बार बार एक ही बात कहने में लगे हुए थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैंने भी ठान ही लिया था कि मैं शुक्राना करके ही रहूंगा। तो यही रीजन है कि अभी 3:27 हो चुके हैं
और मैं शुक्राना कर रहा हूँ। मैं गुरु जी का एक मैसेज सुनाना चाहूँगा। पुत्र, आने वाली 18 तारीख नूं मैं तैनू कुछ देना है, तेरे घर आवांगा, मैंने पहचान ले। आज सोमवार दे नाल बहुत बड़ा दिन है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा सब कुछ मैं हूँ। आज भाई बनकर तेरे सारे दुख अपने ऊपर लूंगा। तुझ पे कोई कष्ट नहीं आएगा। तेरे जीवन से ये संघर्ष के बादल अब खत्म हो जाएंगे। खुशी की बारिश होने वाली है। शुक्राना जरूर कर। नया घर ब्लेस कितना। मेरी प्यारी बच्ची, कल रक्षाबंधन वाले दिन तेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। मेरी तरफ से रक्षाबंधन का तोहफा जायज है। तोहफा भेज उसको जिसे मैं तोहफा दूं। आंटी, तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। उनकी देखी तेरे बच्चे की तकदीर, शुक्राना करना ना भूली। तू चिंता मत कर, इस दर्द से तुझे जल्द ही निकाल लूंगा। वैसे भी अच्छे लोगों पर बुरे होने के इल्जाम लगते रहते हैं। मुका दिता तेरा अटका काम, खबर आन तो पहला शुक्राना कर। यही रीजन है गुरु जी का मैसेज कि मैं शुक्राना कर रहा हूँ। अब गुरु जी कब जब भी देंगे वो गुड न्यूज, उससे पहले मेरा शुक्राना मैं कर चुका हूँ और मैं ईमेल भेज दूंगा आगे, ताकि आगे भी इसको शेयर किया जा सके। तू महाशिव दी बेटी है, तेनू मैं आप चुनिया है। क्यों चिंता में बैठी है, मैं सब जानता हूँ। कैसे उन लोगों ने तुझे पागल बना रखा है। दिन रात तू टेंशन में रहती है। वो चिंता ना कर पुत्र, तेरे पियो दी तीसरी आंख अब खुल गई है। उन लोगों का खेल अब देख कैसे खत्म करूंगा। बोल ते बेच संगत, बोल शुक्राना ते बेच संगत में। ਹੁਣ मैं आ गया तेनू तारण वास्ते, होली होली सब ठीक हो जाना। जल्दी ही तेरा खुद का अपना घर होगा पुत्र। तेरे सच्चे मन से किए हुए शुक्राने से मैं खुश हुआ। तू उस संगत में भी भेज जिसको मैं नवा घर ब्लेस कर दूं। तेरा काम बन जाएगा। तेरी परेशानी का ये आखिरी दिन, आखिरी हफ्ता था पुत्र। तेरी सालों पुरानी अरदास 2 दिन में पूरी हो जाएगी। बोल शुक्राना ते भेज किसी अपने को जिसे मैं उसकी मदद करूं। पुत्र, इस बार तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जा आगे बढ़, तेरा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। गुस्से विच आके तू कदे भी किसी नू बदुआ ना देवी। ते तुसी सच्चे हो ना, तेरा रब दे आगे रोना ही उस इंसान नू डोब के रख देगा जिसने तेरे नाल बुरा किता। अपने गुरु ते भरोसा रख। तो ऐसे गुरु जी के अनगिनत मैसेजेस हैं जो हर रोज मेरे पास आ रहे हैं। हर रोज हर रोज हर रोज। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे बच्चों का, ये संगत का इतना ख्याल रखते हैं। सबने बहुत गुस्सा किया पर सबने एक बात भी बोली कि तेरा दिल साफ था तभी तूने इतने पैसे किसी को दे दिए। जो नीलम के बगैर तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस इंसान ने तो अच्छा ही देखा था अपने परिवार का। अपने लिए कौन मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए करता है। फिर मैं बताना चाहूंगा संगत जी, 16 तारीख की सुबह जो थी उस दिन कहीं ना कहीं आंटी ने बहुत गुस्सा करा और शायद उसी का कारण था मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हुई। फिर कहीं ना कहीं बात आंटी को समझ भी आई। उन्होंने बेटे को बोला कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगी। गुरु जी, आप सब कर रहे हो, शुक्राना, एकदम शुक्राना गुरु जी। आशा करता हूँ मेरा ये जो सत्संग है, ये जो वॉइस मैसेज है एकदम सही रिकॉर्ड हुआ हो।
बस इतना ही कहूँगा। संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी अच्छी वाणी का प्रयोग करें, स्वच्छ मन रखें, अपनी पंच सभी इंद्रियों को स्वच्छ रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, सबका साथ दें, सबका साथ लें, प्यार दें, प्यार लें, खुशियाँ दें, खुशियाँ लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप सभी लोग जो भी ये मैसेजेस शेयर करते हैं, अपना समय निकाल के, आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे संदेशों को सभी संगत परिवार तक पहुंचाने के लिए जो आप एक संदेश वाहक का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप और अच्छा काम करें और बढ़िया काम करें। सभी संगत परिवार पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। गुरु जी जैसे आप हम सबका ख्याल रखते, अपना भी ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।